जैसे तुम्हारे पास मैकेनिक्स बुक चल रही थी और उसमें अपन ने यूनिट फर्स्ट फिनिश करा दी थी और यूनिट सेकंड चल रही थी, क्लियर। और उसमें मैंने तुमको बता दिया था कि द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र क्या होता है और उसकी स्थिति भी मैंने कंडीशन भी क्लियर करवा दी थी, क्लियर। आज अपने पास नया टॉपिक है कि टक्कर, हेडिंग डाल लीजिए टक्कर। कि मैंने तुमको पिछली वीडियो में बता दिया था थोड़ा बहुत टक्कर के बारे में कि टक्कर क्या होती है। कि जब देखिए, जब दो पिंडों के बीच में कोई ऐसी अन्योन्य क्रिया जिनके वेगों का क्या हो, पुनर्वितरण हो, कि दो पिंडों के बीच में ऐसी होने वाली अन्योन्य क्रियाएं जिनमें वेगों का क्या हो, पुनर्वितरण होता हो, उसे ही अपन क्या बोलते हैं, टक्कर बोलते हैं, ठीक है। और मैंने तुमको यही चीज बता दी थी कि टक्कर किस किस में कौन कौन से निर्देश तंत्र में होती है। एक तो प्रयोगशाला निर्देश तंत्र में और एक होती है द्रव्यमान केंद्र जो निर्देश तंत्र है उसमें, क्लियर। अब प्रयोगशाला निर्देश तंत्र में टक्कर को कैसे परिभाषित करेंगे कि जो अपने पास प्रयोग निर्देश तंत्र में अर्थात ऐसे निर्देश तंत्र में होने वाली घटनाएं जो किस रूप में हो, वास्तविक रूप में, किसके रूप में हो, वास्तविक रूप में, तो वो क्या कहलाती हैं, टक्कर कहलाती है। किसमें, प्रयोगशाला निर्देश तंत्र। ऐसे ही द्रव्यमान निर्देश तंत्र में कि ऐसा निर्देश तंत्र जिसमें होने वाली घटनाएं कैसी हों, आभासी रूप से हों। प्रयोगशाला में तो कितनी कैसी होती हैं, वास्तविक रूप से, और द्रव्यमान केंद्र में कैसी होती हैं, आभासी रूप से घटित होती हैं, क्लियर है सभी को। चलिए अब लिखिए इसमें कि टक्कर, लिखिए दो पिंडों की ऐसी अन्योन्य क्रिया, ऐसी अन्योन्य क्रिया जिसमें वेगों का पुनर्वितरण दो पिंडों की ऐसी अन्योन्य क्रिया जिसमें वेगों का पुनर्वितरण हो उसे टक्कर कहते हैं, उसे टक्कर कहते हैं। टक्कर के लिए सदैव संवेग संरक्षण का नियम कार्य करता है। टक्कर के लिए सदैव संवेग संरक्षण का नियम कार्य करता है। अब इसमें पहला डालिए प्रयोगशाला निर्देश तंत्र। प्रयोगशाला निर्देश तंत्र, प्रयोगशाला निर्देश तंत्र, प्रयोगशाला निर्देश तंत्र। क्या बताया था कि ऐसा निर्देश तंत्र जिसमें होने वाली घटना कैसी हो, वास्तविक रूप से, क्लियर। तो लिखिए इसमें कि एक ऐसा तंत्र जिसमें एक ऐसा निर्देश तंत्र या एक ऐसा तंत्र जिसमें होने वाली घटनाएं वास्तविक रूप होने वाली घटनाएं वास्तविक रूप से हों उसे प्रयोगशाला निर्देश तंत्र कहते हैं। प्रयोगशाला
निर्देश तंत्र कहते हैं। यह फिगर बना लेना। नीचे लिखिए तंत्र, तंत्र एस स्थिर अवस्था में है, स्थिर अवस्था में है। तंत्र एस किस अवस्था में है? स्थिर अवस्था में है और उसके सापेक्ष उसके सापेक्ष पिंड का वेग और उसके सापेक्ष पिंड का वेग सदिश v है। कितना है? सदिश v है। एस कौन सी अवस्था में? स्थिर अवस्था में, और उसके सापेक्ष उसका वेग कितना है? पिंड का v, सदिश v है। तो पिंड के सापेक्ष तंत्र को तो पिंड के सापेक्ष तंत्र को प्रयोगशाला तंत्र कहा जाता है। क्लियर? कि प्रयोगशाला निर्देश तंत्र क्या होता है कि एक ऐसा निर्देश तंत्र जिसमें होने वाली घटना कैसी हो वास्तविक रूप से, तथा उसमें जो एस निर्देश तंत्र होता है वो कौन सी अवस्था में होता है? स्थिर अवस्था में, तथा पिंड के सापेक्ष जो अपने पास एस स्थिर अवस्था में उसका वेग कितना होता है? सदिश v। तो कह दोगे कि जो पिंड के सापेक्ष जो तंत्र है वो कौन सा तंत्र कहलाता है? प्रयोगशाला निर्देश तंत्र कहलाता है। क्लियर सभी को? चलिए अब इसमें डालिए दूसरा द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र। द्रव्यमान निर्देश तंत्र। तो इसमें होने वाली घटना कैसी होंगी? आभासी रूप से। तो नीचे लिखिए इस तंत्र में होने वाली घटनाएं, इस तंत्र में होने वाली घटनाएं आभासी रूप में परिभाषित की जाती हैं। आभासी रूप से। इसमें एक फिगर बना लेना। इसके नीचे ये होता है अपने पास एस डैश निर्देश तंत्र। क्लियर? ये पिंड का इसके सापेक्ष v और अपने पास इसके सापेक्ष कौन सा होता है? v। तो नीचे लिख दीजिए तंत्र एस डैश व पिंड। तंत्र एस डैश व पिंड एक ही दिशा में सदिश v वेग से गति करते हैं। सदिश v वेग से गति करते हैं। यहाँ एस डैश के सापेक्ष पिंड का वेग यहाँ एस डैश के सापेक्ष पिंड का वेग शून्य है। एस डैश एक द्रव्यमान निर्देश तंत्र है।
निर्देश तंत्र है। तो अपने पास टक्करों में दोनों निर्देश तंत्र हो गए, प्रयोगशाला निर्देश तंत्र और द्रव्यमान निर्देश तंत्र। क्लियर सभी को? नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। अब देखिए कि जो अपने पास टक्कर दो प्रकार से होती है, एक तो प्रत्यास्थ टक्कर होती है और एक अपने पास अप्रत्यास्थ टक्कर होती है। तो प्रत्यास्थ टक्कर अपन देखिए दोनों निर्देश तंत्रों में ज्ञात करेंगे कि प्रयोगशाला निर्देश तंत्र में प्रत्यास्थ टक्कर क्या होती है और द्रव्यमान निर्देश तंत्र में प्रत्यास्थ टक्कर क्या होती है। क्लियर सभी को? नोट डाउन कर लिया? चलिए अब डालिए हेडिंग प्रत्यास्थ टक्कर। प्रत्यास्थ टक्कर हेडिंग डाल लीजिए प्रत्यास्थ टक्कर। प्रत्यास्थ टक्कर। प्रत्यास्थ टक्कर। प्रत्यास्थ टक्कर। इसमें लिखिए दो पिंडों की ऐसी टक्कर, दो पिंडों की ऐसी टक्कर, दो पिंडों की ऐसी टक्कर जिसमें ऊर्जा कौमा संवेग संरक्षण नियमों का संवेग संरक्षण नियमों का पालन होता है या करता है। दो पिंडों की ऐसी टक्कर जिसमें ऊर्जा संवेग संरक्षण नियमों का पालन होता है तो ऐसी टक्कर को प्रत्यास्थ टक्कर कहते हैं। प्रत्यास्थ टक्कर कहते हैं। अब प्रत्यास्थ टक्कर अपन पहले किसमें ज्ञात करेंगे? प्रयोगशाला निर्देश तंत्र में। प्रयोगशाला निर्देश तंत्र में। प्रयोगशाला निर्देश तंत्र, प्रयोगशाला तंत्र या प्रयोगशाला निर्देश तंत्र। तो अब देखिए इसमें अपन दो द्रव्यमान बोलेंगे कण, दो द्रव्यमान वाले कण लेंगे, एक तो m1 और एक m2। क्लियर? तो m1 के कारण जो वेग होगा वो कितना होगा? v1। पहले पिंड का वेग कितना होगा? जिसका द्रव्यमान m1 है उसका v1 और दूसरे का कितना होगा? v2। क्लियर? तो इसमें भी वही संवेग संरक्षण नियम का पालन होगा टक्कर से पहले और टक्कर के पश्चात। यह मैंने यूनिट फर्स्ट में भी तुमको करा दिया था कि संवेग संरक्षण नियम क्या होता है टक्कर से पहले और टक्कर से पश्चात। तो टक्कर से पहले का कुल संवेग और टक्कर के बाद का कुल संवेग क्या रहता है? संरक्षित रहता है, अर्थात इक्वल होता है। क्लियर सभी को? तो चलिए इसमें लगाएंगे। तो नीचे लिखिए माना m1 व m2 द्रव्यमान के, माना m1 व m2 द्रव्यमान के, माना m1 व m2 द्रव्यमान के दो कण हैं जिनका टक्कर से पूर्व वेग कितना है? सदिश u1 व टक्कर के पश्चात वेग सदिश v1 है।
वे दूसरे के लिए पूर्व व पश्चात वेग के लिए पूर्व व पश्चात वेग सदिश u2 व सदिश v2 हैं। क्लियर? टक्कर से पूर्व तो m1 के लिए कितना कितना होगा, u1 और v1, और m2 द्रव्यमान के लिए दो कणों के लिए पूर्व पश्चात टक्कर के कितना हो गए, u2 और v2। क्लियर सभी को? तो यहां पे एक नीचे फिगर बना लेना समझने के लिए। ये हो गया अपने पास m1, ये अपने पास हो गया m2, इसका वेग होता है सदिश u1 और इसका होता है सदिश u2। क्लियर? ये तो होता है अपने पास टक्कर से पूर्व। क्लियर? और इधर साइड बना लेना टक्कर से पश्चात, ये तो होता है m1 और ये होता है अपने पास m2। तो इसका वेग सदिश v1 और इसका सदिश v2। यहां लिख लेना टक्कर के पश्चात। कल्याण उद्यम। चलिए अब हम जानते हैं कि संवेग संरक्षण का नियम। अब इसमें अपन क्या लगाएंगे, संवेग संरक्षण का नियम। क्या लगाएंगे, संवेग संरक्षण का नियम। तो यहां लिखिए संवेग संरक्षण नियम से, संवेग संरक्षण नियम से, संवेग संरक्षण नियम से। तो संवेग संरक्षण नियम क्या होता है, टक्कर से पूर्व का कुल संवेग, मतलब संवेग का मतलब जो अपने पास जो m1 और m2 का जो वेग लिया है वो। क्लियर? क्या होता है, p बराबर mv, और टक्कर के पश्चात का कुल। क्लियर? तो वे दोनों क्या होते हैं, इक्वल। क्लियर? तो टक्कर से पूर्व जो अपने पास कितना है, वो कितना है अपने पास m1 u1 प्लस m2 u2, और टक्कर के पश्चात कितना है m1 v1 प्लस m2 v2। यही तो है। क्लियर? तो अपने पास तो देखिए m1 वाले पर मैं एक साइड में ले जाता हूं, तो m1 u1 माइनस कितना हो जाएगा m1 v1 बराबर कितना हो जाएगा अपने पास, देखिए m2 v2 माइनस m2 u2। तो इसमें से मैं m1 कॉमन ले लूंगा तो कितना रह जाएगा u1 माइनस v1 बराबर, इसमें से मैं m2 कॉमन ले लूंगा तो कितना रह गया v2 माइनस u2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब दूसरा नियम लेंगे ऊर्जा संरक्षण नियम से। ऊर्जा संरक्षण नियम से कितना होता है ऊर्जा संरक्षण नियम, 1/2 mv² होता है नहीं ऊर्जा संरक्षण नियम से। तो ऊर्जा संरक्षण नियम से ये मैंने तुमको यूनिट फर्स्ट में करा दिया था सब। क्लियर? तो अपने पास ऊर्जा संरक्षण नियम से जब मैं इसका लूंगा तो अपने पास कितना हो जाएगा 1/2 m1 u1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 स्क्वायर बराबर 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 स्क्वायर। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ऊर्जा संरक्षण नियम से हो जाएगा ना। तो देखिए 1/2 1/2 1/2 और 1/2 से ये कैंसिल, तो अपने पास कितना बचा m1 u1 स्क्वायर प्लस m2 u2 स्क्वायर बराबर m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर। इधर साइड पक्ष में ले लूंगा तो m1 u1 स्क्वायर माइनस m1 v1 स्क्वायर बराबर m2 v2 स्क्वायर माइनस m2 u2 स्क्वायर। इसमें से मैंने क्या कॉमन ले लिया m1, तो कितना बच गया u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर बराबर, इसमें से m2 कॉमन ले लिया तो v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। इसका इक्वेशन नंबर कितना दे दोगे। अब देखिए
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र बन रहा है, नहीं बन रहा? क्या होता है? ए माइनस बी ए प्लस बी होता है, नहीं होता? तो अपने पास कितना आ जाएगा देखिए m1 तो कितना आ जाएगा u1 माइनस v1 और कितना आ जाएगा u1 प्लस v1, कितना आ जाएगा u1 प्लस v1। क्लियर? इसी प्रकार इसको तोड़ लेते हैं m2 v2 माइनस u2 और v2 माइनस u2, v2 माइनस u2। क्लियर? इसका प्लस में ये प्लस इक्वेशन नंबर सेकंड कितना आ गया? इक्वेशन नंबर सेकंड u2। तो नीचे लिखिए समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग देने पर तो समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग दूंगा तो कितना आएगा देखिए। तो अपने पास समीकरण 2 क्या है? अपने पास देखिए ये वाला पद है तो कितना आ जाएगा अपने पास m1 u1 माइनस v1 और कितना है u1 प्लस v1 बटे समीकरण 1 में देखिए ये वाला पद है तो m1 u1 माइनस v1 बराबर m2 और कितना है v2 माइनस u2 और कितना है v2 प्लस u2 बटे कितना है इसमें समीकरण 1 में m2 और कितना है v2 माइनस u2। क्लियर? समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग दे दिया तो इससे ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल। क्लियर? तो अपने पास कितना बन गया u1 प्लस v1 बराबर कितना रह गया v2 प्लस u2। इक्वेशन नंबर थर्ड इक्वेशन नंबर थर्ड अब देखिए समीकरण 3 से मैं v2 का मान निकाल सकता हूं तो नीचे लिखिए समीकरण 3 से तो समीकरण 3 से v2 का मान कितना आ जाएगा बताइए मेरे को। v2 का मान कितना आ जाएगा बताइए। समीकरण 1 से v2 का मान कितना आ जाएगा u1 प्लस v1 माइनस कितना रह जाएगा u2, कितना आ जाएगा u2। क्लियर? तो नीचे लिखिए v2 का मान समीकरण 1 में रखने पर तो v2 का मान मैं समीकरण 1 में रख दूं। समीकरण 1 कहां पे है? अपने पास यहां पे है तो अपने पास कितना आ जाएगा देखिए m1 u1 माइनस v1 बराबर m2 और v2 का मान कितना है अपने पास u1 प्लस v1 माइनस u2। यही तो है अपने पास u1 प्लस v1 माइनस u2 और कितना है अपने पास और कितना है भाई m2 u1 प्लस v1 माइनस u2 या इसको ऐसे कर लेते हैं अपन पहले इसको m1 का प्रत्येक के साथ गुणा कर लेते हैं सीधा सीधा। तो देखिए अपने पास कितना आ जाएगा m1 u1 माइनस m1 v1 आ जाएगा नहीं आ जाएगा बराबर कितना आ जाएगा m2 और कितना दे रखा है v2 का मान u1 प्लस v1 माइनस u2 और माइनस कितना आ जाएगा m2 u2। क्लियर? क्यों? क्योंकि अपने m2 का भीतर गुणा कर लिया और m1 का भी प्रत्येक पद के साथ क्या कर दिया गुणा। तो अपने पास कितना आ जाएगा नीचे देखिए तो m1 u1 कितना आ जाएगा तो देखिए अपने पास आ जाएगा m1 u1
माइनस m1 v1 बराबर इसके साथ गुणा कर दो इसका m2 u1 प्लस m2 v1 माइनस m2 u2 और माइनस कितना दे रखा है m2 u2 क्लियर। तो अपने पास कितना बन गया देखिए m1 u1, तो ये कितना बन गया है 2m2 u2 बन गया नहीं बन गया, बन गया ना। तो अपने पास कितना आ जाएगा देखिए तो ये आ गया m1 u1 प्लस 2m2 u2, इधर साइड पक्षांतर करके लेकर आऊंगा तो प्लस में हो जाएगा, क्योंकि वो माइनस में, तो इधर साइड लेकर आऊंगा तो किस में हो जाएगा प्लस में। तो अपने पास 2m2 u2 बराबर कितना आ जाएगा माइनस m2 u1 बराबर कितना आ जाएगा अपने पास बराबर m1 v1 प्लस m2 v1। क्यों? क्योंकि अपन m1 u1 और ये माइनस का 2m2 u2 बन रहा है, इधर साइड लेकर आऊंगा तो प्लस में हो जाएगा, और m2 u1 को भी इधर साइड लेकर आऊंगा तो ये प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा, और बाकी का पद इसको मैं उधर साइड लेके जाऊंगा तो प्लस, और ये प्लस में है। क्लियर सभी को यहां तक? चलिए, तो अपने पास कितना आ जाएगा देखिए ये अपने पास कितना आ जाएगा, अब देखिए ये वाला पद और ये वाला पद है या नहीं है ना। तो इन दोनों में से अपने पास कॉमन क्या आ रहा है u1, इसमें भी u1 है इसमें भी u1 है, तो इन दोनों पदों में से मैंने कितना बाहर कॉमन ले लिया u1। तो इसमें से जब मैं u1 कॉमन लूंगा तो कितना बचेगा अपने पास m1 माइनस m2, और ये अपने पास है प्लस 2m2 u2 है ये तो पद, ये पद तो जो बची रहेगा बराबर। अब इसमें से देखिए, इसमें से अपने पास कॉमन क्या आ रहा है इन दोनों पदों में से v1, तो इसमें से अपन ने v1 कॉमन ले लिया v1, तो कितना रह गया m1 प्लस m2, m1 प्लस m2, m1 प्लस m2। नोट डाउन करिए। तो अपन अब जब यहां से v1 का मान निकालूंगा तो v1 बराबर अपने पास आ जाएगा 2m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस u1 कितना आ जाएगा m1 माइनस m2 बटे कितना आ जाएगा m1 प्लस m2। इक्वेशन नंबर 4। क्लियर है सभी को? तो अपने पास यहां से v1 का मान आ गया भाई, v1 का मान आ गया कि दबा होता बस इतना यार निकालो। तो देखिए मैंने समीकरण 3 से पहले तो मैंने क्या करा था, उस समीकरण से समीकरण 3 से पहले तो v2 का मान निकाला था, v2 का मान निकाल के समीकरण 1 में रख दिया, और समीकरण 1 में रखने के पश्चात अपने पास किसका मान आया v1 का। क्लियर। अब इसी प्रकार मैं समीकरण 3 से किसका मान निकालूंगा v1 का, और v1 का मान निकाल कर समीकरण 1 में रखूंगा, और समीकरण 1 में रखने के पश्चात अपने पास किसका मान आ जाएगा v2 का मान आ जाएगा। इसी प्रकार करा है मैंने कि समीकरण 3 से v1 का मान निकाला है, v1 का मान मैंने समीकरण 1 में रख दिया है, तो इससे ये मान निकला किसका v2 का। समीकरण 3 से पहले v2 को निकालूंगा तो किसका मान निकल के आएगा v1 का, और समीकरण 3 से v1 का मान मैं समीकरण 1 में रखूंगा तो किसका मान निकल के आएगा v2 का मान निकल के आएगा। क्लियर है सभी को यहां तक? अब देखिए अपने पास कंडीशन नंबर फर्स्ट आती है इसकी कि कंडीशन फर्स्ट। तो कंडीशन फर्स्ट में लिखिए यदि दोनों के द्रव्यमान यदि दोनों कणों के द्रव्यमान तो कितने कितने हो m1 बराबर m2 बराबर क्या हो m, तो अपने पास जो v1 होगा वो किसके बराबर होगा अपने पास u2 के, और जो v2 का मान होगा वो किसके बराबर होगा u1 के। क्लियर? u1। अब इसी प्रकार अपने पास कौन कौन सी कंडीशन आएंगी, 1 2 इसमें 3 कंडीशन होती हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, प्रत्यास्थ टक्कर में, किसमें प्रयोगशाला निर्देश तंत्र में। क्लियर? तो इन दो, अब एक पहली कंडीशन तो हो गई तुम्हारी, अब अपने पास बची 2 कंडीशन, उसको अपन अगली वीडियो में देखेंगे। दोनों कंडीशनों को क्लियर करा के
कि जो प्रत्यास्थ टक्कर होती है वो द्रव्यमान निर्देश तंत्र में क्या होती है। ये तो किसमें हो गई, प्रयोगशाला निर्देश तंत्र में। अब किसमें देखेंगे प्रत्यास्थ टक्कर, द्रव्यमान निर्देश तंत्र में। क्लियर सभी को? चलिए इसको एक बार अपने हाथों से निकाल लेना।